नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए लगातार इम्पॉर्टेंट क्लास हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एक और क्लास आप तक पहुंचाने वाले हैं। इस क्लास का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। इस क्लास में आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के 40 बेहतरीन प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आपको उस ऑपरेशन का नाम बताना है जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ था। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, जिसके अंतर्गत जो है हैदराबाद का विलय भारत में किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑपरेशन पोलो जो है 1948 में स्टार्ट हुआ था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 8 अप्रैल 1929 को नई दिल्ली में स्थित सेंट्रल असेंबली के द्वार पर 2 बम किसने फेंके थे? बेहतरीन प्रश्न है। आपको पता होगा कि जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें 1929 में बम फेंका गया था। तो आपको बताना है कि किन लोगों ने इस सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने मिलकर जो है इस सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था अप्रैल 1929 में। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है उपयुक्त दोनों आपका सही हो जाएगा। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, इन दोनों ने ही सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था अप्रैल 1929 को। तो ये डेट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। नोआखली किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है। यह स्थल इम्पॉर्टेंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, क्योंकि इस जगह पर बहुत बड़ी मात्रा में जो है दंगे हुए थे भारत के विभाजन के दौरान। इसी कारण से यह स्थल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में यह लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, नोआखली, जहाँ पर भारत के विभाजन के वक्त जो है बहुत बड़े स्तर पर हिंदू मुस्लिम दंगे देखने को मिले थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूना पैक्ट जो है किसके बीच हुआ समझौता था? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो सबसे पहले पूना पैक्ट के मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। 24 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट। किसके मध्य? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस पूना पैक्ट पे महात्मा गांधी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इनके बिहाफ पर जो मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इस पूना पैक्ट पर जो है हस्ताक्षर किसने किए थे? तो भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यह पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। वंदे मातरम के लेखक आपसे पूछे गए हैं कि कौन थे? वंदे मातरम के लेखक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक है वंदे मातरम के, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, यह पहली बार किस वर्ष में और किस स्थान पर गाया गया था? आपको बताना है कि किस वर्ष और किस स्थान में पहली बार हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 कलकत्ता में जो है हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1911 कलकत्ता में। गदर पार्टी की जो स्थापना है नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसके द्वारा करी गई थी? आपसे पूछा जा रहा है। 3 प्रश्न आपके यहीं पे तैयार हो गए हैं इस प्रश्न के माध्यम से। पहला क्या तैयार हुआ कि गदर पार्टी की जो स्थापना है किस वर्ष में हुई थी? नवंबर 1913 में, यह आपका तैयार हो गया।
उसके बाद लोकेशन कहाँ पर थी इसकी, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ये भी आपका तैयार हो गया। और इसके बाद क्या तैयार हुआ, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, तो लाला हरदयाल, आप याद रखिएगा, लाला हरदयाल के द्वारा जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसके संस्थापक पूछे गए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फूले, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना करी गई थी, किस वर्ष में, तो 1873 में। तो ये वर्ष भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसने कहा था कि गांधी भले ही मर जाए लेकिन गांधीवाद हमेशा कायम रहेगा, यह कथन किसका है। तो यह कथन स्वयं महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी भले ही मर जाए लेकिन गांधीवाद हमेशा कायम रहेगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, महात्मा गांधी ने ही यह कथन कहा था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, कौन सा वर्ष महारानी विक्टोरिया द्वारा भारत सरकार संभालने की प्रसिद्ध घोषणा का वर्ष है, यानी कि भारत की जो सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है, यह किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने संभाल लिया था। तो आप याद रखिएगा 1858 का यह वर्ष आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसी के अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत का शासन था वह क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर क्राउन के हाथ में चला गया था। तो सीधे तौर पर अब इसका शासन वहाँ ब्रिटेन की महारानी के पास चला गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1858, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि किस वर्ष में हुई थी। यहाँ पे अमृतसर की संधि की बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा, राजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो अमृतसर की संधि थी यह 1809 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रश्न के डिटेल को आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अमृतसर की जो संधि है 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। यह जो संधि है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स टी मेटकाफ और पंजाब के सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको यह सीरीज पसंद आ रही हो, यह वीडियो पसंद आ रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपके जो भी दोस्त, आपके जो भी मित्र NTPC 2024 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको GS की कंप्लीट तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल को आप रिकमेंड भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस वायसराय के अधीन 1911 में ब्रिटिश भारत की जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। तो एक फैक्ट आप याद रखिएगा, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, तो इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। तो इसी दिल्ली दरबार में ही जो बंगाल का विभाजन था उसको रद्द करने की बात कही जाती है, और ठीक इसी दिल्ली दरबार में ही बंगाल के विभाजन को रद्द करने के बाद एक और फैसला लिया जाता है कि भारत की जो राजधानी है वह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो इस समय वायसराय कौन था, तो आप याद रखिएगा, इस समय वायसराय था हार्डिंग द्वितीय, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किसे अशिष्ट, असभ्य लेकिन बुद्धिमान, चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ को जो है अशिष्ट, असभ्य लेकिन बुद्धिमान, चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि यह कब स्टार्ट हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। मैं आपको अच्छे से लिख के बता दे रहा हूँ, ग्वालिया टैंक मैदान आपको मिलेगा कहाँ पर? ग्वालिया टैंक मैदान है मुंबई में। यहीं से जो है 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया था। पुर्तगाली यह यात्री था वास्को डिगामा, और यह कितनी बार भारत आया था? तो कुल 3 बार भारत आया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 बार। अब कब कब आया था, सारी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है, आइए देख लेते हैं। पहली बार यह भारत आया था 20 मई 1948 को केरल के कोझिकोड जिले में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर जब यह दोबारा 1501 में वापस पुर्तगाल चला जाता है, तो फिर से यह लौट कर 1502 ईस्वी में भारत आता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि दोबारा से यह 1502 ईस्वी में लौट कर भारत आता है। फिर यह जो है 1524 में कोच्चि केरल में आता है, लेकिन इसका जो है निधन हो जाता है यहीं पर। तो टोटल जो है 3 बार यह भारत आया था। पहली बार 1498 में, दूसरी बार 1502 में, और तीसरी बार 1524 में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? यहाँ पे नमक सत्याग्रह की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1930 में जो है नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम, ओरिजिनल नाम यहाँ पे पूछा गया है कि क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम था मूल शंकर। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आर्य समाज की जो स्थापना थी 1875 में, यह करी गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और इनका मूल नाम था मूल शंकर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1923 का जो झंडा सत्याग्रह था किस शहर में आयोजित किया गया था? यहाँ पे 1923 के झंडा सत्याग्रह के बारे में पूछा है कि यह जो झंडा सत्याग्रह था किस शहर में आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? नागपुर में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था, आपसे पूछा जा रहा है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वाली का युद्ध। यह गुजरात के निकट सूरत में जो है यह एक जगह है स्वाली, यहीं पे जो है पुर्तगालियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि स्वाली के युद्ध में। यह युद्ध कब हुआ था, आइए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो स्वाली का युद्ध था यह नवंबर 1612 को हुआ था। यह एक नौसैनिक युद्ध था जो गुजरात के सूरत के पास सुवाली गांव के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस युद्ध को हम सुवाली की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नवंबर 1612, ये आप याद कर लीजिएगा। इसी समय जो है, इसी दिन जो है जो अंग्रेज थे इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, 1857 यह एक पुस्तक है, इसकी रचना किसके द्वारा करी गई थी? 1857 पुस्तक की रचनाकार आपसे पूछे गए हैं कि कौन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस.एन. सेन। इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था 1857। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, एस.एन. सेन। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यह जो चौरी चौरा कांड था फरवरी 1922 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डेट आप याद कर लीजिए, 4 फरवरी की डेट थी यह। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह जगह आपको देखने को मिलेगी, चौरी चौरा, यहीं पर यह कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड, जिसमें कुछ भीड़ ने
पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी जलकर मारे गए थे। तो इसे आप याद रखिएगा। और इसी चौरी चौरा कांड के बाद ही महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा गांधी जो है कितने वर्ष साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? तो कितने वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी? कुल 21 वर्ष। कब गए थे ये? तो 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। और लौट कर कब आते हैं? तो 9 जनवरी 1915 को लौट कर आते हैं। तो टोटल ये जो है 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। यह जो डेट आपकी है 9 जनवरी की, इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। इसी कारण से भारत में प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी का जो दिन है यह प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा क्या गया है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे? तो यहाँ पे मैंने अभी भी बात की है 9 जनवरी 1915 को। आप याद रखिएगा, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था? यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की बात हुई थी। यह बिहार में हुआ था सत्याग्रह। यह 3 कठिया प्रथा को लेकर यह सत्याग्रह किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1917 में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था, इसके दौरान स्वराज ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने डिजाइन किया था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जो है स्वराज ध्वज डिजाइन किया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष आप लोग याद कर लीजिए, 28 दिसंबर 1885। ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यहाँ पे संस्थापक का नाम पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए.ओ. ह्यूम, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, आप याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, कहाँ पर हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। तो इसी अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी करी गई थी बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। तो जो बदरुद्दीन तैयब जी थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। इन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी जो 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था यह 1885 में आयोजित किया गया था। तो पहला जो अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। आप याद रखिएगा, कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता है व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा करी गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको क्लियर कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। 1938 और 1939 में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, मतलब किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो आप याद रखिएगा, इन दोनों वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस। वहीं 1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन।
त्रिपुरी सेशन के नाम से इसको हम जानते हैं। इसमें भी स्टार्टिंग में सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन कुछ विवाद हो जाने के कारण इन्होंने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था तथा इन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जब इन्होंने त्रिपुरी सेशन से कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था, तब इनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे उस समय। तो आप इसे याद रखिएगा। इसी कारण से हम इसको जो है त्रिपुरी संकट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो है अध्यक्ष के पद को लेकर बवाल हो गया था, विवाद हो गया था, जिस कारण से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्षता से त्याग दे दिया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इन दोनों ही वर्षों में जो सुभाष चंद्र बोस है ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बंगाल का विभाजन जो है इसकी घोषणा कब की गई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो एकदम डेट आपको पता होनी चाहिए इसकी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करी गई थी। इस समय वायसराय कौन था? तो कर्जन था। कर्जन के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंग्रेजों के किस कानून ने नारा दिया था, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं? यानी कि अंग्रेजों के किस कानून से संबंधित यह नारा है, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं? तो आप याद रखिएगा, मार्च 1919 में आया था एक कानून जिसको हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट। इसके लिए एक नारा दिया गया था, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट 1919 से संबंधित यह नारा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो यह जो समझौता था महात्मा गांधी और इरविन के मध्य हुआ था। इरविन उस समय वायसराय हुआ करता था। तो यह जो समझौता था 5 फरवरी 1931 को होता है, सॉरी 5 मार्च यहाँ पर रहेगा, 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसकी खासियत मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसकी खासियत क्या थी इस समझौते को? इस समझौते के अंतर्गत इरविन ने महात्मा गांधी को जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी कर लिया। दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला था इसमें जो है महात्मा गांधी को हिस्सा लेने के लिए राजी कर लिया गया, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसको जो है समाप्त करने के लिए भी महात्मा गांधी को राजी कर लिया गया। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट थे इस समझौते के। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इस समझौते के अंतर्गत महात्मा गांधी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए राजी कर लिया गया, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित भी कर दिया गया इस समझौते के बाद। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार कपास मिल 1854 में कताई मिल के रूप में कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो आप याद रखिएगा, भारत में जो कपास मिल थी 1854 में कहाँ पर स्थापित की गई थी? बॉम्बे में। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, गांधी इरविन समझौता भारत में निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो पीछे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध इस गांधी इरविन समझौते से था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था इस गांधी इरविन समझौते के बाद, तथा महात्मा गांधी इस समझौते के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चले जाते हैं। फिर बाद में असंतुष्ट होकर जब महात्मा गांधी लंदन से वापस आते हैं तो दोबारा से ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा फेज स्टार्ट कर देते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था? तो विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का नाम था मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, ये लोकेशन आप याद रखिएगा, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर, यह शहर आपको मिलेगा जर्मनी में। तो यहीं पर जो है 1907 ईस्वी में मैडम जी भीकाजी कामा के द्वारा भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्नलिखित में से किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 2 लोगों ने की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है यह जनवरी 1913
1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। यह जो सत्याग्रह था यह गुजरात के बारदोली में हुआ था। कब हुआ था? तो 1928 में यह सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग 241 मील की दूरी तय की थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत भेजा गया था? आपको पता होगा कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो जो अंग्रेजों की सरकार थी यह भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहती थी। इसी कारण से इन्होंने भारतीयों को लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लेकर इन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो यह जो क्रिप्स मिशन था भारत कब आता है? 1942 में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1942 में। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टोटल 40 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। यह सीरीज आपको कैसी लग रही है? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।